नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। अंतिम संस्कार के बाद बूढ़ी गंडक नदी में डूबा 5 युवक, 2 की मौत, 3 को निकाला गया सुरक्षित। घटना के बाद परिवार में मातमी माहौल, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। पारू में नाबालिग लड़की हत्याकांड में मुजफ्फरपुर पहुंचे पप्पू यादव हो गए आग बबूला, कहा सदन नहीं चलने देंगे। और पारू में नाबालिग लड़की की हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश, कई संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च, लगाया जस्टिस का नारा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक दुखद घटना हो गई है। अंतिम संस्कार करने के बाद बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 5 युवक के डूबने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के सूझबूझ से 3 युवक को बाहर निकाला गया, वहीं 2 काल के गाल में समा गए। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट की है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। मृतक की पहचान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मिल्की टोला के रहने वाले बबलीस और रोहित के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मोहल्ले की एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके दाह संस्कार में ये सभी लोग शामिल होने मुक्तिधाम आए थे। दाह संस्कार के बाद 5 युवक नदी में नहाने गए, तभी अचानक सभी डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से 3 को बचाया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 युवक अभी भी लापता है। वहीं एसडीआरएफ की 2 टीम लगातार शव की तलाश में जुटी है। निकला था ये एगो पवन गुप्ता के माई मर गए बुढ़िया, तो सब कोई कहले कि से जाता है, तो हम गले बुआ जाइए काट में नहा के चल आई है। वही में आके हमारे बेटो डूब गया। अच्छा, बेटा का क्या नाम था? बबली 15-16 साल के। अच्छा, यहाँ क्या नहाने आया था? हाँ, मंजिलाल 2 गोटा डूबल है में। और भी डूबा था क्या? नार सब निकल गया। बाप रे, खाली छानी मरवा के देखवाना हमारे बच्चा के। नहीं खोजने में निकले आया अभी तक? ना कोई ना खोजला, तनका कोशिश कर हमारे बच्चा के करवा देना। दया संस्कार में आया था 6, ठीक है ना, बहुत सारे आदमी, जिसमें कि लास्ट में 6 आदमी नहाने के क्रम में 5 आदमी को देखे थे, ठीक है ना, जिसमें कि 5 आदमी को डूबते क्रम में हमने 4 आदमी को निकाला अपने होश आवास में। सब चिल्ला रहा था? सब चिल्ला रहा था, और 1 आदमी को हमने नहीं देख पाया। क्या आदमी डूबा? 2 आदमी भी डूबा हुआ है इसमें। सब कहाँ आया था ये लोग? ये लोग दया संस्कार में आया था। यहाँ नहाने आ गया? जी। अच्छा, बॉडी खोजा रहा है? जी। 2.5 घंटे के बाद एनडीआरएफ फोन करने के बाद, विधायक और पार्षद का 2.5 घंटे फोन करने के बाद, 2.5 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम आया। उसके बाद भी कह रहा कि तेल नहीं मिला, ठीक है ना। उसके बाद 1 घंटे के बाद तेल लाया, तो उसका हम लोग अपना भी पैसा दिए तेल लाने के लिए, कि तेल लेकर के एनडीआरएफ की टीम अपना यूज करे और काम करवाया आगे की ओर। जल्दी आता तो मिल सकता था? जल्दी आता तो उस समय मिल सकता था, लेकिन सीओ के, डीएम को, विधायक को, पार्षद के सारे आदमी को फोन करने का 2.5 से 3 घंटे के बाद यहाँ सारे आदमी पहुँचे। यहाँ कोई आदमी तो हम तुरंत नहीं पहुँचे एकदम। आप सर पहुँचे, आपको तो असर नहीं करे ना। दोनों बच्चा कहाँ का है? दोनों सतपुरा मोहल्ला के है, सतपुरा मिलके टोला के। एक भगना एक पोता है सर। एक दाह संस्कार के कार्यक्रम के बाद कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे नदी में सीढ़ी घाट के पास। उसी में सूचना है कि 2 बच्चे जो नहाने के क्रम में डूब गए हैं, जिनका शव अभी तक मिला नहीं है। एसडीआरएफ की टीम आकर अपना खोजबीन कर रही है, जैसे ही मिलता है फिर अग्रिम कार्रवाई की जाए। कितने लोग डूबे थे टोटल? अभी तो 2 लोगों के लापता होने की खबर है। हाँ, 2 बच्चे तैरने वाले थे, वो अपना निकल गए बचाने के क्रम में, और बाकी 2 बच्चे अभी लापता हैं।
जैसे ही मिलता है फिर आगे बात बताया जाए। पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में बीते दिनों नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने इश्तेहार व आरोपित के घर को कुर्की करने के बावजूद लोगों में भारी आक्रोश है। अब तक मुख्य आरोपित संजय राय की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं सैकड़ों लोगों ने पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने पारू पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। रविवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और गोल्डन दास ने परिजनों से मुलाकात की। सांसद पप्पू यादव ने परिजनों को आर्थिक सहयोग भी किया और कहा कि पीड़िता से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि दोषी को फांसी हो। पप्पू यादव ने कहा कि पूरे प्रशासन आरोपितों को बचाने में लगी है। पुलिस ने शव बरामदगी के लेकर पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाया। पहले से लगातार ये सवाल सदन में भी उठा, सदन में भी उठेगा और बलात्कारी पूरा प्रशासन बचाने में लगे हैं। पूरा वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुआ? जब पोस्टमार्टम हो रहा था, बचाने वाले कौन है? लगातार जब डॉक्टर के द्वारा बलात्कार किए जाते हैं तब इतना लंबा हड़ताल क्यों नहीं होता? मधुबनी में बलात्कार हुआ, मुजफ्फरपुर में पेशाब पिलाया गया, पाठ को आहंग कर दिया गया। क्या इसके बाद कोई बलात्कार नहीं होगा? क्या कलकत्ता के बलात्कारियों के बाद कोई बलात्कार नहीं होगा? निर्भया के बाद 32% बलात्कार की घटना घटी जो सिर्फ दलित, ST, SC, गरीब और कमजोर तबकों के बेटियों के घर में है और कभी मदद नहीं मिलती। इतना गरीब परिवार तो मैंने नहीं देखा आज तक। सर, संजय राय को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? ये आप इसको समझिए, आने दिया करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की सामने आ रही बात। मैं तो कह ही रहा हूँ, किसी भी कीमत पर कोई इस घटना को छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सदन भी नहीं चलने देंगे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। हमने उस वक्त भी हर बलात्कार को जाति के आधार पर देखना। आज 12 लोग मर गए डॉक्टर के दुष्व्यवहार के कारण, इसलिए न्याय आर पार होगी। 3 महीने के अंदर फांसी की सजा चाहता हूं हर बलात्कारियों को। इसके पहले 2 मर्डर इस घर में हो चुके हैं, 2 मर्डर, उसको दबाया गया। ये क्यों? ये जुल्म क्यों? मुजफ्फरपुर में पानी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना बेला थाना क्षेत्र के बेला इमली चौक की है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर घर चले गए। मृतक की पहचान बेला थाना क्षेत्र के धीरन छपरा निवासी मोहम्मद नईम का 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तनवीर के रूप में हुई है। बेला थानेदार रंजना वर्मा ने बताया कि मृतक का दिमागी हालत सही नहीं था, साथ ही वह विकलांग भी था। शौच करने के दौरान पैर फिसलने से वह पानी में गिर गया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। ये बेला चौक है, इमली चौक, उसके पास रोड के किनारे मोहम्मद तनवीर, पिता मोहम्मद नईम, तनवीर की उम्र लगभग 35 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी मिली है। परिवार वालों से संपर्क किया और पूछताछ में ग्रामीणों ने भी बताया है कि तनवीर को मिर्गी की परेशानी थी और उस एक हाथ पैर से भी अपंग थे। कुछ देर पहले वो अपने घर से निकले थे और बाथरूम करने के क्रम में उनको मिर्गी का दौरा पड़ा है और वो लुढ़क कर सड़क के नीचे चले गए हैं और सड़क के नीचे पानी था, उसी के कारण पानी में गिरने की वजह से और मृत्यु के कारण उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम से कराने से मना कर दिया है। बाकी संबंध में आवेदन पोस्टमार्टम नहीं करने संबंध में आवेदन भी वो शाम तक देंगे। कोलकाता में मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार और फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में इनर व्हील और रोटरी के सभी विंग ने रोटरी चौक से खुदीराम बोस स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की, जिसके बाद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर क्लब की अध्यक्ष रूपा सिन्हा, स्मृति बाला सिन्हा, मेनका गुप्ता, डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर रचना, डॉक्टर नवीन, राकेश चचान, सुधीर, मीरा श्रीवास्तव, प्रेरणानाथ सहित इनर व्हील क्लब और रोटरी की सभी सदस्य मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के पारू में हुई नाबालिग की निर्मम हत्या से आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार देर शाम मोतीपुर बाजार के मिश्रौलिया चौक से
NRM सामाजिक संगठन के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में जस्टिस का नारा लगाया गया। मौके पर अभिषेक यादव, गुड्डू यादव, अनिकेश यादव, अनिल यादव, गोविंदा यादव, मुन्ना यादव सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। देखिए, पारू में जिस तरह से दलित छात्रा के साथ बर्बरता से हत्या कर दिया गया, उसी तरह एक कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ, उसी के विरोध में हम लोग सभी छात्र विरोध प्रदर्शन निकाले हुए हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग यही है कि जो भी दोषी हो उनको जल्द से जल्द सजा मिले, यही हम सरकार से मांग। युवा वर्ग खासकर बहनों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि अपने को सशक्त बनाएं। युवा जो भी है अपने हर लड़की को अपने बहन के रूप में देखे, अपने बहन के लिए शेर बन जाते हैं, दूसरे बहन के लिए गीदड़ बन जाते हैं, तो वो ना करे, अपने बहन के लिए भी शेर बने, दूसरे के बहन के लिए भी शेर बने। महाराष्ट्र में डॉक्टर दीप्ति सिंह की पुत्री आरुषि मिश्रा की और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा ने कैंडल मार्च निकाला। यह भारत माता नमन स्थल से निकलकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। वक्ताओं ने कहा कि देश में महिलाएं और डॉक्टर को न्याय दिलाने की मुहिम में आगे आने की जरूरत है। आरोपित को पकड़कर जल्द सजा दिलानी चाहिए। मार्च में शाखा अध्यक्ष सोनल अग्रवाल, शाखा सचिव राखी खेतान, डॉक्टर दीप्ति सिंह, मीडिया प्रभारी दीपिका जाजोदिया सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थी। स्लो है, इतना स्लो है। देयर आर मेनी थिंग्स जिससे फास्ट किया जा सकता, फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। हर केस में ऐसा होना चाहिए, बिकॉज गार्जियन घूमते रहे, पेरेंट्स घूमते रहे 10 साल 20 साल, थक जाएंगे लोग। इतना स्लो अगर लीगल सिस्टम हुआ तो क्या वो जस्टिस मिल के भी जस्टिस नहीं होता है? जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। आज हम लोग को समाज दबा देता है, चुप कर देता है कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें अपने घर को देखना है, अपनी मान मर्यादा देखनी है, अपनी बेटियों को देखना है। तो क्या वो बेटी हमारी बेटी नहीं है? आज जो समाज की 2 बेटियां इस तरह से उनकी दुर्दशा हुई है, तो वो हमारी भी तो बेटी है, हमारे भारत की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आज वो ठीक है हमारे बीच नहीं है, वो वापस नहीं लौट सकती है, लेकिन याद रखिए आप कि जब जब नारी का अपमान हुआ, तब तब महाभारत हुआ, तब तब रामायण हुआ। तो आज भी महाभारत होगा, रामायण होगा। हम लोग डंका की चोट पे आवाज उठाएंगे और इसमें हम जितनी महिला शामिल हुए हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यह सिर्फ आज 1 घंटे का प्रदर्शन नहीं है, ये हमने हल्ला बोल दिया है, हल्ला बोल दिया है। आज हम लोग मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा हम लोग इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आज हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। ये हमारी शहर की स्त्री रोग विशेषज्ञ दीप्ति सिंह मैडम की बेटी का किसी भी लड़के ने मर्डर कर दिया है और वो खुलेआम घूम रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। और कलकत्ता में जो हमारी बेटी के साथ इतना निर्मम हत्या हुई है, तो उसको क्यों ऐसे कैसे हर जगह पे सब जगह है, पर उसे सजा मिलना है उसको। हमारी बच्चियां सेफ नहीं है कहीं भेज रहे हैं। वो बच्ची भी आरुषि मिश्रा जो थी वो भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी, और जो कलकत्ता में जो बच्ची के साथ हुआ वो भी एक डॉक्टर है जो पढ़ा लिखा के हम अपनी बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वो कहाँ सुरक्षित है? हम लोग आज हमारे समाज की इतनी लेडीज लोग की बच्चियां बाहर पढ़ रही है, तो आज इनको तो आज डर हो गया, उन बच्चियों को भी आज डर हो गया कि हम क्यों जाए पढ़ने के लिए। हम अपने बच्चियां भी डर रही है क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ तो उनको सुरक्षा देने का किसकी जिम्मेदारी है? क्या व्यवस्था होगी, क्या व्यवस्था किया जाए? भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त को सोमवार को मनाया जाएगा। बता दें कि हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती है। साथ ही बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती है और भाई बदले में अपनी प्यारी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस वर्ष 19 अगस्त को पूर्णिमा है, इसलिए रक्षाबंधन भी 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि जानकारों की माने तो इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। माना जाता है कि भद्रा जैसी अशुभ घड़ी में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसको लेकर जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित
प्रभात मिश्र ने बताया कि रक्षाबंधन 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी। 18 अगस्त रविवार की रात्रि 2:21 से श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, जो 19 अगस्त सोमवार की रात्रि 12:28 तक रहेगी। लेकिन इस रक्षाबंधन में भद्रा का साया पड़ रहा है, इसलिए समय महत्वपूर्ण है। भद्रा 19 को दिन में 1:25 तक रहेगा, इसलिए इसके बाद रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाएगा। दिन में 1:26 से सूर्यास्त तक रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। ऐसे पूर्णिमा तिथि तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। रक्षाबंधन का इसलिए रक्षाबंधन विहित है। रक्षाबंधन करने से जिसको हम रक्षाबंधन करते हैं वह रक्षाबंधन करने से जो है उसको हानि होती है, शारीरिक रूप से और आयु का क्षय होता है, इसलिए रक्षाबंधन करना उचित नहीं है। कुछ पौराणिक कथा भी इसके लेके? पौराणिक कथा तो भद्रा के लिए बहुत सारी है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन में और भद्रा का निषेध आप होलिका दहन में देखते होइएगा कि भद्रा लोग करता है ना, तो भद्रा में जो है अग्नि में दाह संस्कार भी करना जो है वह वर्जित है। ठीक है, तो भद्रा में संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए होलिका दहन भी वह नहीं किया जाता है। और भद्रा में बंधन कार्य नहीं किया जाता है, उसमें भी कच्चे सूत लपटे जाते हैं, इसीलिए भद्रा में जो है ये सब कार्य करना विहित है। जिससे आयु क्षय हो वह कार्य नहीं करना चाहिए, और जिससे आयु बढ़े, दीर्घायु हो, हाँ, तो कोई भी भाई बंधन का यह महापर्व जो है वह भाई की दीर्घायु के लिए बहन जो है रक्षाबंधन जो है वह 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार के दिन। और इसमें रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं कि कब से रक्षाबंधन है, कब क्या है, और इसमें क्या करें, कैसे करें, इस पर लोग जो है वह बहुत कन्फ्यूज हैं। और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहली बात है कि 18 अगस्त 2024 रविवार की रात्रि 2:21 के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जा रही है, और वह पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 यानी सोमवार के दिन रात्रि के 12:28 तक रहेगी। तो पूर्णिमा तो सूर्योदय से लेकर और रात्रि तक है। यूँ कह लीजिए कि 18 तारीख की रात्रि के बाद जो शुरू हो रहा है वह 19 को रात्रि तक पूर्णिमा तिथि है। अब बात है कि रक्षाबंधन तो प्रातः काल से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो इसमें क्या है कि भद्रा का आरंभ जो है वह सुबह से ही हो जा रही है, सूर्योदय के पूर्व से ही भद्रा शुरू हो जा रही है, जो दिन में 1:25 तक भद्रा रह रही है। और भद्रा में जो है रक्षाबंधन या किसी भी प्रकार का बंधन वह निषिद्ध होता है। तो यह रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वह दिन में 1:25 के बाद 26 मिनट से 1:26 से शुरू हो जाएगी, और सूर्यास्त तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। मतलब 1:30 बजे से लेकर के और सूर्यास्त तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। और सूर्यास्त के बाद भी जो लोग रक्षाबंधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं रात्रि तक। लेकिन इसमें क्या है कि सूर्यास्त से पूर्व यदि आप रक्षाबंधन करते हैं तो वह श्रेष्ठ मुहूर्त में गिनती होता है। चूँकि श्रवणा नक्षत्र के बाद जब ये धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाती है तो पंचक आरंभ हो जाता है। और इस दिन क्या है कि दिन में 8:50 तक ही श्रवणा नक्षत्र है, और श्रवणा नक्षत्र के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जा रही है। भद्रा दिन में 1:25 तक रह रहा है। कुल मिलाकर ये है कि सूर्यास्त से पूर्व रक्षाबंधन वह श्रेष्ठ मुहूर्त है रक्षाबंधन का, यदि सूर्यास्त से पूर्व आप करते हैं तो। ऐसे आप 12:28 रात्रि तक पूर्णिमा है, आप पूर्णिमा तिथि में कर सकते हैं।
और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मोतिहारी जाने के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे दिलीप जायसवाल का भाजपा नेता सह शिवहर जिला प्रभारी हरिमोहन चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने बैरिया स्थित अपने आवास पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनको सेब, आम, अनानास, केला सहित विभिन्न फलों से तौला गया। इसके बाद फलों को हरिमोहन चौधरी ने जरूरतमंदों के बीच वितरण कर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से ही प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा नेता हरिमोहन चौधरी ने कहा कि हम सभी ने प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर जोर देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर तैयारी की जा रही है, इसलिए आगामी चुनाव में बहुमत से सरकार बनाएंगे। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब लोग इनके भ्रामक बातों में नहीं आने वाले हैं। मौके पर संजय कुमार ठाकुर, अजय श्रीवास्तव, राम नरेश सहनी, प्रभात कुमार, सुधीर कुमार, वार्ड 2 की पार्षद गायत्री चौधरी, पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित सैकड़ों नेता मौजूद रहे। देखिए महिला को आज मोतिहारी जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य और समर्पित कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कुछ दिन पहले संभालने का मुझे मौका मिला है, लेकिन ये मैं सारा जस जो है बाबा गरीबनाथ को देता हूँ, क्योंकि बाबा गरीबनाथ के पहले सोमवारी के पहले मैं यहाँ आया था और यहीं से गया तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। तो बाबा गरीबनाथ में बहुत ताकत है, ये तो मेरे जीवन में मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने अगले साल विधानसभा चुनाव, विधानसभा का फतह, विधानसभा 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। और जो जाति की राजनीति करता है, जो चांदी का चम्मच लेके जन्म लिया है, जो कि जिसका अपना नाम नहीं है, बाप का बेटा है तब नेता बना है, हम लोग तो अपने नेता बने हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष एक नीचे के कार्यकर्ता से बढ़ते बढ़ते आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो एक कार्यकर्ता को जब फर्श से अर्श पर पहुंचता है, ऊंचाई पर पहुंचता है, उनको कोई दायित्व मिलता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है। आज मोतिहारी जाने के क्रम में सारे मतलब यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता थे, कांटी के चारों मंडल अध्यक्ष, मतलब कहिए पूरी टीम, चारों मंडल की पूरी टीम, और यहाँ मुजफ्फरपुर के ऊर्जावान जितने भी कार्यकर्ता हैं, वंदे मातरम की भी टीम थी। सभी लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ फल से तौलकर उनका अभिनंदन किया है। एक हम लोगों की पार्टी में स्वागत की परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए हम लोगों ने उसका अभिनंदन किया। विधानसभा चुनाव है तो उनके नए बने प्रदेश अध्यक्ष कितना जोश और जुनून? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन के लोग हैं और संगठन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। एक एक चीज़ संगठन में दुरुस्त किया जा रहा है। जहाँ भी कोई कमी है बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 200 सीट जीतेंगे। जिस तरह विधानसभा लोकसभा चुनाव में सीट कम हुई है तो किस तरह देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बहुत भ्रामक प्रचार किया ज़मीन पे कि संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो संविधान बदल देगी, आगे चुनाव नहीं होगा। बहुत तरह का भ्रामक प्रचार करने में वो सफल रहे, लेकिन लोगों ने देखा कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्हीं लोगों की हित की रक्षा करते हैं जिनके लिए वो बोलते थे कि संविधान बदल देंगे। उन्हीं लोगों के हित की रक्षा के लिए फिर से तत्पर है। इसलिए अब लोगों का भ्रम टूट चुका है। इस बात से लोग आगे निकल चुके हैं। अब विकासवाद पे वोट होगा, कोई जातिवाद नहीं चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार इधर से आए हैं, हमारा स्थानीय निवास है यहाँ पर, उनका स्वागत करना हम लोग का काम था। बहुत अच्छा लगा है, उनका व्यवहार विचार और उनका बात बहुत अच्छा लगा। फल से भी तौला गया है? फल से उनको तौला गया है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से? बहुत उत्साह है, एनर्जेटिक आदमी है, इसलिए सारा जनता में एनर्जी आ गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति।
साहित्यिक संस्था राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के सरियागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी, वाणिज्य पदाधिकारी प्रियदर्शी सुजीत, डॉक्टर हरिकिशोर सिंह, देवेंद्र कुमार, अकादमी के निर्देशक आचार्य चंद्रकिशोर परासर और उषा किरण ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में व्याख्यान और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित अकादमी के आचार्य चंद्रकिशोर परासर ने कहा कि वर्तमान में राजनेताओं का एक अज्ञानी वर्ग तुलसीदास के रामायण आदि पर आपत्ति जताते हैं और उसकी गलत व्याख्यान करते हैं। इस षड्यंत्र से हम साहित्यकारों को, समाज को बचाना है और तुलसीदास की रचनाओं की सही व्याख्या कर प्रचार प्रसार करना है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो महाकाव्य है मानस, तुलसीकृत रामायण, उसने पूरे हिंदुओं को, पूरे विश्व के हिंदुओं को जागृत किया था और आज भी हर घर में उसका पाठ किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर आज यहाँ व्याख्यान का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी के द्वारा, जिसमें शब्दकर्मी और रंगकर्मी, समाज सेवी सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है कि हम लोग तुलसीदास जी के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से, उनकी अमर कृतियों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने के लिए जागृत करना चाहते हैं। विशेष रूप से जो पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष ही नहीं, बांग्लादेश और पूरे विश्व में आतताइयों द्वारा हिंदुओं पर जो आक्रमण हो रहा है, उसमें उनको संगठित करने के लिए तुलसी साहित्य एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसके तहत जो हनुमान चालीसा है तुलसी जी का लिखा हुआ, प्रत्येक मंगलवार को हर मठ मंदिर में पढ़ा जाए, इसके अभियान का भी एक संदेश हम लोग दे रहे हैं। और इसी के अनुसार यहाँ पर विद्वानों का व्याख्यान हुआ है। मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी चौक के समीप रविवार को फंकी शू दुकान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध डॉक्टर गौरव वर्मा ने फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया। दुकान के प्रोप्राइटर इमरान खान ने बताया कि इस दुकान में सभी प्रकार का मेंस स्पोर्ट्स शू, लेदर शू, लोफर समेत सभी प्रकार का जूता इस दुकान में मौजूद है। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। हम लोगों ने छोटी कल्याणी हनुमान मंदिर के बगल में फंकी शूज़ नाम से एक दुकान ओपन किया है। इसमें मेंस के लिए हर प्रकार के जूते यहाँ मौजूद हैं। अभी क्या विशेष छूट वगैरह दे रहे हैं? अभी आज ओपनिंग हम लोगों ने किया है, तो आज ओपनिंग के अवसर पे हम लोग विशेष छूट दे रहे हैं और हर एक कस्टमर को मैक्सिमम 30% तक हम लोग इसमें विशेष छूट दे रहे हैं। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? और उद्घाटन डॉक्टर गौरव वर्मा के द्वारा फीता काट के किया गया है। कौन कौन से जूता उपलब्ध है आपके पास? हमारे पास स्नीकर्स हैं, ऑल वैरायटीज़ में, स्पोर्ट शूज़ हैं और लोफर्स वगैरह हैं और कुर्ता पैजामा पे पहनने के लिए शूज़ हैं। जितने भी जीन्स के आइटम्स होते हैं, क्रॉक्स वगैरह सब हमारे यहाँ मौजूद है। जो लोग ऑनलाइन मंगाते हैं उनको क्या कहिएगा? जो लोग ऑनलाइन मंगाते हैं उनसे ये अपील है कि एक बार मेरी दुकान पे विज़िट करें। ऑनलाइन से बेहतर और सस्ता प्रोडक्ट हम उनको देंगे। भारतीय समाज में नारी की स्थिति सदियों से एक विवादास्पद विषय रही है। नारी को अक्सर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण न केवल पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर किया जाता है, बल्कि अक्सर राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी किया जाता है। नारी को अक्सर अपनी मर्यादा और चरित्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारों और पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण नारी को अक्सर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ता है। नारी के संघर्ष को दर्शाती शैल प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म अग्नि परीक्षा का शुभ मुहूर्त रविवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। इस फिल्म के लेखन एवं निर्देशन डॉक्टर कुमार विरल के द्वारा किया जाएगा। फिल्म के निर्माता डॉक्टर विजेश कुमार एवं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रत्नप्रिया है। फिल्म में गीतों की आवाज़ दी है दीपमाला ने। फिल्म की शूटिंग जल्द ही मुजफ्फरपुर के लोकेशन पर ही आरंभ होगी और फिल्म में मुजफ्फरपुर के स्थानीय कलाकार को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
क्या कुछ नाम ये अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा कितने बार देना पड़ता है इस भारतीय नारी को। जो सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी और आज भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है नारी, तो हम आधी आबादी जो मेरी है वह कितना त्रस्त है। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में जो नारियों के साथ हो रहा है, तो इस मुद्दे को आधारित बनाकर मैं आज की ये फिल्म बना रहा हूँ अग्नि परीक्षा। क्या आज भी उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है? तो ये कहानी हमारी जो एक लड़की की कहानी है जो पूरी ज़िंदगी में अपने आप को कितना झेलती है। जब वो गर्भ में होती है तो उसे मारने का प्रयास होता है, वहाँ भी अग्नि परीक्षा। और जब वो जन्म ले लेती है उसके बाद ही मातम छाता है। और आज हम लाख कह लें कि हमारी नारी स्वतंत्रता हो गई, हम इतना उसको स्वतंत्र कर दिए, परंतु क्या यही स्वतंत्रता है जो आज आप देख रहे हैं, जो आपके समाज में हो रहा है, हमारे अगल बगल में जो घटनाएं घट रही हैं? तो ये अग्नि परीक्षा कब रुकेगी? और इसीलिए यह फिल्म नहीं, एक आंदोलन का रूप लेगा। अग्नि परीक्षा ये बंद होनी चाहिए, अग्नि परीक्षा। और अग्नि परीक्षा केवल नारियों के साथ ही क्यों? तो इस मुद्दा को लेकर हम लोग काम करना चाहते हैं। कब तक तैयार होगा? अभी हम लोग इसके प्री प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। प्री प्रोडक्शन में होता है कि इसके राइटिंग के काम शुरू हैं। इसमें पटकथा, संवाद और फिर गीत लिखे जाएंगे। और फिर हम चाहेंगे कि हमारे सांस्कृतिक गीत होंगे, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको मैं इसमें लाना चाहता हूं। और हम लोकल जो है हमारे क्षेत्रीय जो गायिकाएँ हैं उनसे मैं सहयोग लूँगा, उनसे मैं गीत गवाऊँगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के कलाकारों को चाहता हूँ कि इसमें जुड़ें और हमारे तकनीशियन जुड़ें, ताकि हम यहाँ की इस मिट्टी पर फिल्म बना सकें। और ये लीचियों का शहर और ये सीता की धरती फिर से अग्नि परीक्षा नहीं हो, इसके लिए यह फिल्म बन रही है। अभी के समय में इस तरह का फिल्म बनाना क्या पब्लिक? हाँ ज़रूर। अभी जो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, आप पारू में जो घटनाएं घटी हैं, आप आए दिन जो हमारी जो बालिकाओं पर हमारा निर्भया कांड हो चुका है, तो क्या ये अग्नि परीक्षा नहीं है? मैं यह सवाल करना चाहता हूँ। आप मीडिया बंधुओं से ये आग्रह है कि फिल्म भी एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं आवाज़ को पहुँचा सकता हूँ कि ये अग्नि परीक्षा रुकनी चाहिए। कलाकार कहाँ के रहेंगे? कलाकार तो मैं बिहार के मैक्सिमम कलाकार को लेकर बनाऊंगा। और ये हमारे नाटक के कलाकार होंगे, हमारे जो बिहार में काम कर रहे हैं कलाकार, उन्हीं कलाकारों को लेकर मैं बनाना चाहता हूँ। क्या होगा? शूटिंग मुजफ्फरपुर होगा और बिहार में सीतामढ़ी होगा, मुजफ्फरपुर होगा। और फिर हम ये चाहते हैं कि हमारी अवध, जो हमारे अवध के राम थे और सीता हमारी मैथिली क्षेत्र की थी, तो दो संस्कृति का मिलन भी इसमें दिखा सकें अगर, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह अभी अश्लील फिल्म आ रहा है, भोजपुरी में गाना भी आ रहे हैं, वो पसंद लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का फिल्म पसंद करेंगे? जी, मैं प्रयास करता हूँ। इसके पहले भी हम लोग प्रयास करते रहे। देखिए, हमेशा समाज में दो धारा चलती रहेगी, एक अच्छे लोगों की, एक बुरे लोगों की। आज मैं पूछता हूँ कि भोजपुरी देखने वाले और वैसे जो फिल्में देख रहे हैं उनका वर्ग तो अलग है ना। जो पहले भी एक वर्ग है, वो अशिक्षित वर्ग, वो अनाड़ी वर्ग। हमारे जो पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन फिल्मों को नहीं देखते हैं। तो उनका आप कह सकते हैं कि उन लोगों ने उस तरफ से काम किया है और उसका एक वर्ग है, और वो वर्ग है शिक्षा विहीन वर्ग। देखिए, आज के युग में जो नारी का महत्व है उस पे प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो हम वीमेंस डे मनाते हैं, एक तरफ हम दुर्गा पूजा मनाते हैं। अभी अगले महीने आप देखिएगा पूरे 10 दिन दुर्गा पूजा की धूम रहेगी, 15 दिन। और दूसरी तरफ आप पश्चिम बंगाल की घटना देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में पारू की घटना देख लीजिए, दरभंगा और मधुबनी की घटना देख लीजिए, किस तरह दर्दनाक हादसा होता रहता है। उसके खिलाफ और लोगों को एक तरह से जागरूक करने के लिए हम लोग इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। इसमें आपको लोकगीत की मिठास भी मिलेगी, बिहार के संस्कृति की झलक भी मिलेगी, और जो आजकल के फिल्मों में डीजे की एक धूम रहती है, गाना का बोल कहीं नहीं रहता है, सब गायब रहते हैं, आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। डीजे की जो
थाप है उसके अलावा वो हमारे फिल्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हमारे फिल्म में आपको लोकगीत की मिठास, धरती की खुशबू, गांव की खुशबू उसमें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो है कि पश्चिम बंगाल हो या पारू, ये जो घटना घट रही है, क्यों घट रही है, इसमें हम लोगों की भी कमी है, समाज की भी कमी है, गार्जियन की भी कमी है। लड़कियों पे तो हम 1000 बंदिश लगाते हैं, लेकिन लड़कों पे हमारा कोई लगाम नहीं है। तो उसके खिलाफ आप लड़कियों पे क्यों बेरी लगाना चाहते हैं? आधी आबादी को आप वो अधिकार नहीं दे पाते जो उनको मिलना चाहिए। कथनी और करनी में जो अंतर है उसको भी हम लोग अपनी इस मूवी में दिखलाएंगे। और जो 12 महीने हमारी मिट्टी से जुड़े हुए, बिहार की संस्कृति से जुड़े हुए जो गाने हैं, जो हर ओकेज़न पे गाया जाता है, उन सबों को भी हम लोग समाहित करने का इसमें प्रयास करेंगे। जो बिहार की संस्कृति है उसको जीवंत करने का हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और उसकी एक झलक आपको इस फिल्म में दिखाई देगी। इसमें कोई फुहरता नहीं होगी, एक पूर्ण पारिवारिक फिल्म आपको देखने को। जैसे कि हमारे बिरल सर ने बता दिया कि उन्होंने वो राइटिंग कर रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं, तो सारे चीज़ तो आप देखिए। हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट में एक आर्टिस्ट के रूप में हूँ और उन्होंने जो हमारे लिए जो रोल सेलेक्ट किया है, स्वाभाविक है कि जो मेरा एज ग्रुप है उससे मैं काम करने का एक अच्छा प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं निगेटिव भी काम करता हूँ, पॉजिटिव भी काम करता हूँ। तो पता नहीं सर हमारे लिए भी क्या सोच रखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अग्नि परीक्षा की जो बात है, तो अग्नि परीक्षा जो दिया जाता है, तो जो अग्नि जो परीक्षा की बात होगी शायद मेरे माध्यम से हो, मैं ही शायद उसमें कुछ ऐसा करूँ कि लड़की को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत पड़े। क्योंकि जब तक राम की महानता को और दिखलाना है तो रावण को भी थोड़ा विशेष बनना पड़ेगा। तो पता नहीं मैं राम की तरफ से हूँ कि रावण की तरफ से हूँ, ये सर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।